नमस्कार। उद्भव एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज 12th बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड में बहुत बार पूछे गए और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने की बहुत बार संभावना भी है। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा के जन्म, निर्माण एवं वितरण से संबंधित विज्ञान है। देखो, मृदा के जन्म, निर्माण एवं वितरण से संबंधित विज्ञान है। देखो, इसको समझने के लिए पहले अपन को एक बार समझना होगा सॉइल क्या है, मृदा क्या है। मृदा क्या है? टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, तथा वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अपक्षय, और प्लांट एंड एनिमल रिड्यूस, इज नोन एज सॉइल। यानी मृदा की सबसे ऊपरी सतह जिसमें चट्टानों का अपक्षय होता है और पौधे और जंतुओं का अपघटन होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। मृदा कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? तो लैटिन लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज का है? लैटिन। इसके दो भाग है, दो टाइप की होती है सॉइल्स, टू टाइप्स, पेडोलॉजी और सेकेंड है एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी के अंदर सॉइल का ओरिजिन, उत्पत्ति, डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन, मृदा की उत्पत्ति, उसका डेवलपमेंट, विकास, और डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। सेकेंड देखिए एडेफोलॉजी, हायर कम्युनिटी प्लांट, उच्च पादप समुदाय की दृष्टिकोण से, उच्च पादप समुदाय की दृष्टिकोण से मृदा का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एडेफोलॉजी। तो आपका क्वेश्चन क्या है? मृदा के जन्म, निर्माण तथा वितरण। जन्म निर्माण मतलब ओरिजिन, और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। मृदा के जन्म, निर्माण तथा वितरण से संबंधित विज्ञान है। तो क्या है इसका आंसर? क्या होगा आपके? पेडोलॉजी। क्या होगा? पेडोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा में जल व वायु का अनुपात होता है। मृदा में जल व वायु का अनुपात होता है, तो कितना होता है? देखो, पहले आपको सॉइल का कंपोनेंट याद करते हैं। कंपोनेंट, मृदा अवयव, देखो इसमें क्या होता है? एक तो ठोस, सॉलिड, और दूसरा होता है पोर्स, रंध्र। ठोस में कौन कौन से आते हैं? देखिए आप, मिनरल, खनिज पदार्थ, कितना परसेंट होता है? 45%। सेकेंड, ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, कितना परसेंट होगा? 5%। इसके अंदर बात करते हैं पोर्स के अंदर, तो देखो सॉइल वाटर 25%, सेकेंड सॉइल एयर, तो कितना 25%।
ठीक है, अब देखिए अपना क्वेश्चन देखिए, मृदा में जल व वायु का अनुपात होता है, तो जल और वायु का अनुपात कितना होता है? देखो जल कितना होता है सॉइल के अंदर 25% और वाटर कितना होता है 25%, तो दोनों मिलाके कितना परसेंट हुआ 50%। तो आपका आंसर क्या होगा इसका 50%। कितना होगा 50%। ठीक है, अब इनका यूज देखते हैं। देखो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं 90% जो मिनरल होते हैं, कितना परसेंट 90% मिनरल सिलिका, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं। उसके अलावा 10% अलग हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल की अपर लेयर यानी टॉप लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर में कौन होती है? ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसके कारण सॉइल का कलर कैसा होता है? डार्क ब्राउन। ऊपर वाली लेयर का कलर कैसा होता है? डार्क ब्राउन कलर होता है। कैसा कलर होता है? डार्क ब्राउन, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जल धारण क्षमता क्या होती है उसकी? ज्यादा होती है। अब देखो सॉइल वाटर का क्या काम है? तो सॉइल वाटर का काम है सॉलिड फर्टिलाइजर का सॉलिड फॉर्म से, फर्टिलाइजर का सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? लिक्विड फॉर्म में। और प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, यानी पौधे को पोषक तत्व प्राप्त कराता है। और सॉइल एयर का क्या है? सॉइल एयर का काम है कि सॉइल का एयर का काम क्या काम है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव की एक्टिविटी को बढ़ाता है। जब सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता बढ़ेगी तभी ऑर्गेनिक मैटर का क्या होगा? डीकंपोज होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? देखिए क्वेश्चन अपना क्या था पहले, मृदा में जल व वायु का अनुपात होता है तो कितना परसेंट होता है? 50%। और सॉलिड भी कितना होता है? 50%। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है? यानी सॉइल के अंदर CO2 की कितनी मात्रा होती है? देखो अपन बात करते हैं सॉइल और एयर की बात करते हैं। सॉइल में जो CO2 होती है ना, वो होती है 0.3%। और एयर में जो CO2 होती है, एयर में जो CO2 होती है वो 0.03%। कितनी होती है? 0.03%। मतलब एयर के कंपैरिजन में सॉइल में 10 टाइम 10 गुना क्या होती है? 10 टाइम 10 गुना क्या होती है? CO2 ज्यादा होती है। एयर के कंपैरिजन में सॉइल के अंदर जो CO2 होती है वो 10 टाइम 10 गुना क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो एयर के अंदर जो परसेंटेज में है CO2, उसको अगर ppm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 300 ppm। ठीक है, कितना होगा? 300 ppm। ठीक है, अब जैसे जैसे आप तो क्या जाएंगे? डेप्थ में, गहराई में जाएंगे। जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, CO2 क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो CO2 जो होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होती जाती है। क्लियर? अगर आपको इतना पता हो कि परसेंटेज को ppm में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखो परसेंटेज बराबर ppm अपॉन 10,000। ओके, इस फॉर्मूले का आप प्रयोग करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है? तो कितनी होती है सॉइल में? 0.3%। कितनी होती है? 0.3%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपरी सतह के अवयव का अंतःस्राव द्वारा निचली सतहों में आने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखो ऊपरी सतह के अवयव का अंतःस्राव द्वारा निचली सतह की क्रिया को, निचली सतह में आने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो इस चीज को समझना है तो दो चीज समझनी पड़ेगी आपको। एक तो होता है निक्षालन, इल्यूवेशन, एक होता है निक्षेपण, इल्यूवेशन। निक्षालन का मतलब क्या होता है कि जो अवयव है, सब्सटेंस है, वो कहां चले जाते हैं? अपर लेयर से लोअर लेयर में जाएंगे। कहां जाएंगे? अपर लेयर से लोअर लेयर में। ठीक है, और निक्षेपण में क्या होगा? वो वहां आके क्या हो जाते हैं? स्टोरेज, वहां पे क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण। तो इसका आंसर क्या है?
ऊपरी सतह के अवयवों का अंतःस्राव द्वारा निचली सतह में आने की क्रिया को क्या कहते हैं? निक्षालन। क्या कहते हैं? निक्षालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। किसका? कायांतरित बोलो या फिर रूपांतरित, रूपांतरित, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो एक बार रॉक्स के बारे में थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। देखिए रॉक्स 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है आग्नेयस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। ठीक है, अब आग्नेय चट्टान होती क्या? देखो जैसे ज्वालामुखी होती है उसमें से क्या निकलता है? लावा। क्या निकलता है? लावा। और वो लावा बाहर आके क्या हो जाता है? कूलिंग, ठंडा होता है और सॉलिडिफाइंग, सॉलिडिफाइंग मतलब जम जाता है। लावा बाहर आके क्या होता है? ठंडा होता है, उसके बाद क्या हो जाता है? वो जम जाता है। जमने से जो रॉक्स बनती है उसको क्या बोलेंगे अपन? इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। क्या बोलेंगे? आग्नेयस रॉक्स। ठीक है, अब इसके 2 टाइप होते हैं। पहला कौन सा है? इंट्रूसिव। फर्स्ट कौन सा है? इंट्रूसिव। और दूसरा कौन सा है? एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब क्या होता है कि जो लावा है वो अंदर की है, अंदर जम रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंट्रूसिव। तो देखो इसका एग्जांपल क्या है? ग्रेनाइट। और इसका क्या है? बेसाल्ट। बाहर आके जमता है, उसको बाहर आके जमता है, उसका एग्जांपल क्या है? बेसाल्ट। क्या एग्जांपल है? बेसाल्ट। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए एसिडिक रॉक्स को अपन 2-3 भागों में और बांटते हैं। क्लियर? देखो इग्नेस रॉक्स का एग्जांपल समझ में आ गया आपको, और इसके बेस्ट एग्जांपल कौन कौन से? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक है, सेकंड टाइप देखते हैं अपन। सेकंड टाइप इसका है सेंडिमेंट्री रॉक्स, परतदार चट्टान, परतदार चट्टान। देखो सेंडिमेंट्री रॉक्स किसको बोलते हैं? कि जब आग्नेयस रॉक्स की क्या होती है? वेदरिंग होती है। क्या होती है? वेदरिंग। वेदरिंग मतलब अपघटन होता है, अपक्षय होता है। जब आग्नेयस रॉक्स की क्या होती है? वेदरिंग, अपघटन होता है। आग्नेयस रॉक्स की क्या होगी? अपघटन होगा उसका, तब क्या बनेगी? सेंडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी रॉक्स बनेगी? सेंडिमेंट्री रॉक्स। क्यों? क्योंकि आग्नेयस रॉक्स का जब अपघटन होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, और उसके बाद जो चट्टान बनती है उसको क्या बोलते हैं अपन? सेंडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और सेंडिमेंट्री रॉक्स के जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपके लाइमस्टोन और दूसरा है सैंडस्टोन। लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। क्लियर? ठीक है, थर्ड टाइप देखते हैं अपन मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान किसको बोलते हैं? कि आग्नेयस रॉक्स एंड सेंडिमेंट्री रॉक्स, आग्नेय चट्टान तथा परतदार चट्टान के अंदर क्या होती है? फिजिकल, क्या होती है? फिजिकल यानी भौतिक तथा केमिकल, रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा चेंज हो रहा है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल और केमिकल चेंज होता है। तो कौन सी रॉक्स बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है कौन सी रॉक्स होगी? जैसे मार्बल। बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका? मार्बल। क्या एग्जांपल? मार्बल। ठीक है, तो देखिए अपना क्वेश्चन पे आइए वापस कि कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, तो क्या इसका उदाहरण क्या होगा? संगमरमर। संगमरमर है ना, मार्बल। क्लियर? अब देखिए एक और क्वेश्चन, रॉक्स किसको बोलते हैं?
रॉक्स होती है वन और मोर मिनरल से मिलके बनती है। किससे बनती है? वन और मोर मिनरल से मिलके बनती है। ठीक है, अब वन मिनरल से जो रॉक्स बनती है, यानी एक खनिज से जो चट्टान बनती है, वन मिनरल से रॉक्स बनती है, वो कौन सी है? लाइमस्टोन। कौन सी है? लाइमस्टोन। और एक मिनरल कौन सा है? वो है आपके कैल्साइट। एक मिनरल कौन सा है? कैल्साइट। कैल्साइट। ओके, और बहुत सारे मिनरल्स यानी मोर मिनरल्स से बनती है, बहुत सारे खनिज पदार्थ से बनती है मोर मिनरल। तो इसका एग्जांपल क्या है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ठीक है, बहुत सारे खनिज पदार्थ खनिज से मिलकर बनती है, वो कौन सा एग्जांपल है? ग्रेफाइट। तो यहां से बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि जो एक खनिज पदार्थ से या एक मिनरल से जो बनती है वो कौन सी है? लाइमस्टोन। और उसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? कैल्साइट। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्यतः वास्मिक आग्नेय चट्टान में कितने प्रतिशत सिलिका पाई जाती है? देखो ये क्वेश्चन वापस आग्नेय चट्टान का आ गया। तो देखो इसके अंदर जो टाइप होते हैं, एक होता है एसिटिक आग्नेयस रॉक्स। ठीक है, दूसरा होता है इंटरमीडिएट आग्नेयस रॉक्स। और तीसरा जो होता है बेसिक इग्नियस रॉक्स, है ना, आग्नेयस रॉक्स। देखो एसिडिक आग्नेयस रॉक्स जिसके अंदर सिलिका परसेंट जो होता है वो होता है 65 to 85%। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ग्रेनाइट। बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, ध्यान रखना कि एसिडिक आग्नेयस रॉक्स के अंदर सिलिका परसेंट कितना होता है? 65 to 85%। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सा है? ग्रेनाइट। ठीक है, इंटरमीडिएट के अंदर जो सिलिका परसेंट होता है वो 55 to 65% होता है। कितना होता है? 55 to 65%। और बेसिक आग्नेयस रॉक्स के अंदर कितना होता है? तो 45 to 55% क्या होता है? सिलिका परसेंट होता है। किसका होता है? सिलिका परसेंट। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? बेसाल्ट। क्या है? बेसाल्ट। तो देखो क्वेश्चन क्या है? सामान्यतः वास्मिक मतलब क्या होता है? बेसिक। क्या होगा? बेसिक आग्नेयस रॉक्स में कितने परसेंट सिलिका परसेंट पाई जाती है? तो कितना परसेंट पाई जाती है? 45 to 55। यहां से 100% बोर्ड में क्वेश्चन छपेगा, देखना, इंपॉर्टेंट कर देना इसको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमृदा से क्या अभिप्राय? क्वेश्चन क्या है? अवमृदा से क्या अभिप्राय? देखो मृदाएं दो प्रकार की देखते हैं अपन। एक तो होता है पृष्ठ मृदा, सरफेस सॉइल, और दूसरी होती है अवमृदा, सब सरफेस सॉइल। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड के लिए। ठीक है, बोर्ड में जब आपके एग्जाम होगा तो यहां से डिफरेंस आपको 100% पूछा जाएगा कि अवमृदा और पृष्ठ मृदा में अंतर लिखिए। देखो पहला अंतर क्या है? पृष्ठ मृदा किसको बोलते हैं? जहां पर मशीनरी वर्क किया जाता है, मशीनरी कार्य किया जाता है, मशीनरी कार्य किया जाता है। ठीक है, दूसरा ये कितने सेंटीमीटर तक होती है? तो 0 से 15 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर तक होती है? 0 से 15। और अवमृदा क्या होती है? वो निचले सतहों तक गहरी होती है। सेकंड पॉइंट देखिए इसका, इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि सबसे ऊपर वाली मिट्टी है तो कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा क्या होती है? इसके अंदर ज्यादा होगी, तो इसके अंदर क्या होगी? कम। अब जब आपको इतना पता चल जाता है कि सबसे ऊपर वाली सतह में क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, तो जिस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी।
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी क्या होती है, कम। अब जब आपको इतना बताए कि ऑर्गेनिक मैटर है और ऑर्गेनिक मैटर से क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, तो उसकी कैटायनेशन कैपेसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसकी क्या होगी, कम। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो फिर उस सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव की एक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा, तो यहां क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, अब जब आपको इतना पता है कि जिस सॉइल के अंदर और कार्बनिक पदार्थ है तो उस सॉइल का कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन, कैसा होगा, डार्क ब्राउन, तो इस सॉइल का कलर कैसा होगा, येलो कलर, कैसा होगा, येलो। बात समझ में आ गई, मतलब आपको डिफरेंस हटने की जरूरत भी नहीं है, इस ऑर्गेनिक मैटर के आधार पर आप पूरे इसका डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा निर्माण में सक्रिय कारक है, क्या क्वेश्चन पूछा, मृदा निर्माण में सक्रिय कारक। देखो मृदा निर्माण के कुछ कारक दिए थे, पहले आया था जेनी, पहले कौन आया था, जेनी, एक साइंटिस्ट था जेनी। जेनी ने 1941 के अंदर कुछ एक फॉर्मूला दिया था मृदा निर्माण के लिए, वो फॉर्मूला क्या था, S बराबर F Cl Br P और T। क्या फॉर्मूला दिया, S बराबर F Cl Br Pt। देखो S का मीन क्या होता है, सॉइल, क्या होता है, सॉइल, मृदा। F का मतलब क्या होता है, वर्क, कार्य। Cl का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट। B मतलब बायोस्फीयर, जैवमंडल, जीवमंडल है ना। R मतलब क्या होता है, रिलीफ, रिलीफ का मतलब टोपोग्राफी, स्थलाकृति, टोपोग्राफी। P का मतलब होता है पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ, और T का मतलब होता है टाइम, समय। ये फॉर्मूला किसने दिया था, जेनी। फिर उसके बाद साइंटिस्ट आया था जोफे, कौन आया था, जोफे, 1949 में, कब आया था, 1949। उसने एक फॉर्मूला दिया था एक्टिव फैक्टर, क्या दिया था, एक्टिव फैक्टर। और एक्टिव फैक्टर कौन कौन से होते हैं, बायोस्फीयर और क्लाइमेट, बायोस्फीयर और क्लाइमेट। ठीक है, पैसिव फैक्टर कौन कौन से हैं, जो आपके 3 बच्चे हैं वो पैसिव फैक्टर होंगे, जैसे रिलीफ, टाइम और पेरेंट मटेरियल। ठीक है, और यहां से 100% क्वेश्चन बनता है कि सॉइल के जो फॉर्मेशन होता है, मृदा का निर्माण होता है, उसके एक्टिव फैक्टर कौन कौन से। तो देखो इसके एक्टिव फैक्टर तो अपन ने अभी पढ़े, कौन कौन से, बायोस्फीयर और क्लाइमेट। देखो इसको याद कैसे करना है, ABC। ए मतलब क्या होता है, एक्टिव, ए का मतलब क्या हो गया, एक्टिव, बी का मतलब बायोस्फीयर, सी का मतलब क्लाइमेट, जो बच्चा कुचा वो कौन है, पैसिव फैक्टर। तो 100% यहां से आपके जेट और बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, साधारण साधारण मृदा में कितने प्रतिशत जीवाश्म पदार्थ पाए जाते हैं, साधारण मृदा में कितने प्रतिशत जीवाश्म पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, साधारण मृदा में कितने प्रतिशत जीवाश्म पदार्थ, जीवाश्म पदार्थ मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर, कितने परसेंट, तो कितने परसेंट होते हैं, 0.1 से 0.5%। कितना परसेंट होता है, 0.1 से 0.5, कितना परसेंट होगा, 0.1 से 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वह पराक्रम जिससे मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। क्या क्वेश्चन देखिए आप, वह पराक्रम जिससे मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन।
नाइट्रिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन। देखो कैसे, नत्रजन स्थिरीकरण, ओके, देखो कैसे बोलेंगे इसको नाइट्रिफिकेशन। देखो अमोनिया था, रिएक्शन किससे कराई अपन ने, ऑक्सीजन से, किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोसोमोनास, किसकी प्रेजेंस में कराई, नाइट्रोसोमोनास। क्या बना कि नाइट्रेट बना, क्या बना, नाइट्रेट, और 4 हाइड्रोजन अलग निकल गई, उसको क्या बोलेंगे, नवजात हाइड्रोजन, नोसेंट हाइड्रोजन। अब ये नाइट्रेट किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से, किसकी प्रेजेंस में कर रहा है, नाइट्रोबैक्टर, किसकी प्रेजेंस में कर रहा है, नाइट्रोबैक्टर। क्या बनाता है, देखो अमोनिया से रिएक्शन हुई, क्या बना, नाइट्राइट, और नाइट्राइट वापस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, नाइट्रेट। क्या बनाता है, नाइट्रेट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलाइड रसायन के जनक किसे कहते हैं। देखो कोलाइड रसायन के जनक किसे कैसे, थॉमस ग्राहम, ठीक है, किसको बोलते हैं, थॉमस ग्राहम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके ये क्वेश्चन आने की संभावना है, आप ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़ के। नेक्स्ट, सिलिकेट क्ले कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। देखो मृदा कोलाइड, मृदा कोलाइड्स, देखो इसके अंदर होता है एक तो अकार्बनिक, क्या होता है, अकार्बनिक कोलाइड्स, और इधर दूसरा है कार्बनिक कोलाइड्स। तो कार्बनिक कोलाइड्स में तो कौन आ गया, ह्यूमस, कौन सा आ गया, ह्यूमस। इधर देखिए अकार्बनिक के सिलिकेट क्ले, सिलिकेट क्ले, और आयरन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखो सिलिकेट क्ले 3 टाइप के होंगे, मोंट मोरिनोनाइट, मोंट मोरिलोनाइट, मोंट मोरिनोनाइट, दूसरा इलाइट, और तीसरा है कियोलिनाइट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, सिलिकेट क्ले कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के, 3 टाइप के। देखो सिलिकेट क्ले कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, मोंट मोरिनोनाइट, इलाइट और कियोलिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोंट मोरिनोनाइट का रासायनिक सूत्र लिखिए। किसका क्वेश्चन पूछा है, मोंट मोरिनोनाइट का रासायनिक सूत्र। देखो इसको समझने से पहले अपन एक चीज समझते हैं, कियोलिनाइट। सबसे पहले कियोलिनाइट, इधर देखते हैं मोंट मोरिनोनाइट, मोंट मोरिलोनाइट, मोंट मोरिनोनाइट और इलाइट, मोंट मोरिनोनाइट और इलाइट। ठीक है, कियोलिनाइट, मोंट मोरिनोनाइट और इलाइट। अब देखिए कियोलिनाइट का फॉर्मूला सूत्र क्या है, ये वाला Al4Si8O20OH4। क्लियर। अब देखिए इसके अंदर 1:1 टाइप होता है, ठीक है, और इसके क्या होगा 2:1, और इसके अंदर कौन सा टाइप होता है, 2:1 टाइप। अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप, देखो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी इस तरह से, क्या होगी, एल्यूमिना, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या लिखेंगे अपन, एल्यूमिना, एल्यूमिना, फिर सिलिका, फिर वापस देखिए इधर एल्यूमिना और सिलिका। ठीक है,
इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? O2 बॉन्ड, ऑक्सीजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? ऑक्सीजन बॉन्ड होगा। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर इधर पॉजिटिव वाले होते हैं, पॉजिटिव आयंस, जो कैटायन एक्शन कैपेसिटी कह सकते हो आप CEC। यहाँ जो बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? नॉट एक्सपेंडेड डिस्टेंस, नॉट एक्सपेंडेड डिस्टेंस मतलब अप्रसारित दूरी, अप्रसारित दूरी। ठीक है, उसके बाद मोनोमोलाइट के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे बनेगी? सिलिका, एल्यूमिना और सिलिका। ठीक है, फिर वापस सिलिका, एल्यूमिना और सिलिका। इसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? एक्सपेंडेड डिस्टेंस, एक्सपेंडेड डिस्टेंस, प्रसारित दूरी, प्रसारित दूरी। ठीक है, इलाइट की जो स्ट्रक्चर होगी वो देखिए, संरचना सिलिका, एल्यूमिना, फिर वापस सिलिका, सिलिका, एल्यूमिना और सिलिका। इसके बीच में क्या आएगा? के। ठीक है, और यहां पे डिस्टेंस कौन सा रहेगा? लेस एक्सपेंडेड, लेस एक्सपेंडेड डिस्टेंस, कम प्रसारित दूरी, कम प्रसारित दूरी। ठीक है, तो देखो आपको ये स्ट्रक्चर 100% बोर्ड एग्जाम में आपको देखने मिलेगी, चाहे कियोलाइट की पूछे या मोंटमोरिनो की पूछे या फिर आपको इलाइट की पूछे, इसमें से आपको एक 100% संरचना पूछी जाएगी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक मृदा कोलाइड की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? देखो कार्बनिक मृदा कोलाइड कंफ्यूज हो रहे हैं आप, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सॉइल कोलाइड, ऑर्गेनिक सॉइल कोलाइड मतलब क्या हो गया? ये अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिफरेंस पढ़ा, ये देखिए डिफरेंस, देखो कार्बनिक है, कार्बनिक सॉइल कोलाइड है, तो देखो इसके अंदर कौन एग्जांपल कौन आ रहा है? ह्यूमस। तो देखिए आप आगे चलिए, देखो इसका एग्जांपल कौन है? ह्यूमस। और ह्यूमस की कैटायन एक्शन कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा। तो कितनी होगी? 152, 150 से 300 सेंटीमोल पर केजी। ह्यूमस की कैटायन एक्शन कैपेसिटी कितनी होती है? 150 से 300 सेंटीमोल पर केजी, यानी इसकी धन आयन विनिमय क्षमता, धन आयन विनिमय क्षमता। ठीक है, अब देखिए मोंटमोरिनोनाइट, मोंटमोरिनोनाइट की कितनी होती है? तो 6200 सेंटीमोल पर केजी। ठीक है, उसके बाद आपकी कियोलिनाइट की, कियोलिनाइट की कितनी होगी? 3 to 15 सेंटीमोल पर केजी, सेंटीमोल पर केजी, सेंटीमोल पर केजी। ओके, उसके बाद इलाइट की कितनी होगी? तो इलाइट की होगी 20 to 40 सेंटीमोल पर केजी। ठीक है, और पिछली बार बोर्ड में यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि मोनोमोलाइट की कैटायन एक्शन कैपेसिटी कितनी होती है, धन आयन विनिमय क्षमता कितनी होती है। तो देखो क्वेश्चन क्या है,
कार्बनिक मृदा कोलाइड की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 150 to 300 सेंटीमोल पर केजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अम्लीय मृदा प्राय किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है? अम्लीय मृदा प्राय किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है? तो अम्लीय मृदा होती है नम जलवायु क्षेत्र। कौन सा? नम जलवायु क्षेत्र, नम जलवायु क्षेत्र है ना, ह्यूमिड एरिया, ह्यूमिड एंड मोस्ट एरिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अम्लीय मृदा बनने के कारण, अम्लीय मृदा का निर्माण कैसे होता है? अम्लीय मृदा, एक बार इसके बारे में अपन अच्छे से समझ लेते हैं कि अम्लीय मृदा होती क्या है। देखो, जिस सॉइल का पीएच लेस देन 7 हो, कितना हो? लेस देन 7, तथा उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस क्या हो? ज्यादा हो। किसके कंपैरिजन में? OH आयन के कंपैरिजन में। उसको अपन क्या बोलेंगे? एसिटिक सॉइल, अम्लीय मृदा। क्या बोलेंगे? एसिटिक सॉइल, अम्लीय मृदा। ठीक है, और अम्लीय मृदा कहां पे पाई जाती है? तो अभी अपन ने पढ़ ही लिया, नम जलवायु क्षेत्र में। अब ये दो प्रकार की होती है, एक्टिव एसिडिटी, सक्रिय अम्लीयता, और एक्सेंज एसिडिटी। एक्टिव किसको बोलते हैं? कि मृदा विलयन, किसके अंदर? सॉइल सॉल्यूशन, मृदा विलयन के अंदर, मृदा विलयन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, किसके अंदर? सॉइल सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर? मृदा विलयन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं उसको तो अपन क्या बोलते हैं? एक्टिव एसिडिटी। और जो सॉइल के कोलाइड्स के ऊपर, किसके ऊपर? कोलाइड के ऊपर अगर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट, यानी क्ले पार्टिकल्स के ऊपर अगर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेंज एसिडिटी। ठीक है, अब देखिए अम्लीय मृदा बनती कैसे? तो अम्लीय मृदा बनने के कारण, अम्लीय मृदा बनने के कारण फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक सॉइल। देखो पहला कौन सा हो सकता है? अम्लीय मृदा बनने के कारण कि अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करना, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करना मतलब एसिटिक फर्टिलाइजर का यूज करना। यूज ऑफ एसिटिक फर्टिलाइजर, यूज ऑफ एसिटिक फर्टिलाइजर, यूज ऑफ एसिटिक फर्टिलाइजर, यूज ऑफ एसिटिक फर्टिलाइजर। देखो एसिटिक फर्टिलाइजर कौन कौन सा हो सकता है? देखिए अमोनियम सल्फेट, जैसे अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट से कैसे बनी? तो देखिए जैसे अमोनियम सल्फेट था, है ना, उस अमोनियम सल्फेट का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? ब्रेक डाउन। तो अमोनिया प्लस SO4-2 सल्फेट अलग निकल जाता है। अब अमोनिया है, वो अमोनिया क्या करेगा? रिएक्शन किससे करेगा? कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। किससे करता है? ऑक्सीजन से। किसकी प्रेजेंस में करता है? कि नाइट्रोसोमोनास। किसकी प्रेजेंस में करता है? तो नाइट्रोसोमोनास। क्या बनाता है? कि नाइट्राइट बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्राइट। और साथ में क्या निकल जाता है अलग? तो 4 हाइड्रोजन, जिसको अपन क्या बोलेंगे? नवजात हाइड्रोजन, नोसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोसेंट हाइड्रोजन। अब देखिए ये नाइट्राइट वापस किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। किसकी प्रेजेंस में करता है? तो नाइट्रोबैक्टर। किसकी प्रेजेंस में करता है? नाइट्रोबैक्टर। क्या बनाता है? कि नाइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रेट। और ये नाइट्रेट प्लांट को अवेलेबल हो जाता है। फिर भी आप कहोगे सर अब तो ये प्लांट को अवेलेबल हो गया और अब सॉइल की एसिडिक कैसे बनी? तो देखो सॉइल एसिडिक बनने का मेन रीजन है ये। देखिए सॉइल के क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कौन था? कैल्शियम, क्योंकि नॉर्मल सॉइल है तो कैल्शियम। और ये 4 हाइड्रोजन इसके आके क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिएक्शन। जब ये रिएक्शन करते हैं तो इस क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कौन आ जाता है? हाइड्रोजन आ जाता है। क्या आ जाता है?
हाइड्रोजन और ये कैल्शियम क्या निकल जाता है, अलग निकल जाता है। ठीक है, तो जब किसी भी क्ले पार्टिकल्स के ऊपर अगर हाइड्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन आयंस आ जाता है, तो सॉइल कैसी होती आ जाती है, एसिडिक। सॉइल कैसी हो जाती है, एसिडिक। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो एसिडिक फर्टिलाइजर का यूज करना, जैसे अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट। ये आपको इतना लिखना नहीं है, ये तो समझाने के लिए बताया। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है, किसके कारण सॉइल एसिडिक होती है, देखो किसके कारण सॉइल एसिडिक हो सकती है, आप बताइए। बेस, रिमूवल ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर, रिमूवल ऑफ बेस फर्टिलाइजर या बेसिक फर्टिलाइजर। सार, रिमूवल ऑफ बेस है ना, रिमूवल ऑफ बेस, सार का निक्षार। देखो सॉइल के अंदर जो कैटाइंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम। अब क्या होगा, हाई रेनफॉल होगा, क्या होगा, हाई रेनफॉल, क्या होगा, हाई रेनफॉल, बहुत तेज बारिश। जब बारिश ज्यादा होती है, ठीक है, तो जो ये आयन है वो कहाँ चले जाते हैं, लोअर लेयर में, यानी निचली सतहों में चले जाते हैं। किस सतह में चले जाते हैं, निचली सतहों में, लोअर लेयर में चले जाते हैं। अब बचा कौन ऊपर, कि हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम बचा। कौन बचा, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम। अब जब किसी सॉइल के ऊपर अगर हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम होते तो सॉइल कैसी हो जाती है, एसिडिक। कैसी हो जाती है, एसिडिक। ठीक है ना, आया, आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, उसके बाद ठीक है, देखो आगे देखिए, और एसिडिक सॉइल बनने के कारण क्या हो सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ। क्या हो सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब जब ऑर्गेनिक मैटर का क्या होता है, डिकम्पोज होता है। क्या होता है, डिकम्पोज, तो क्या बनता है, ह्यूमस। ठीक है, और ह्यूमस क्या रिलीज करता है, CO2। तो और किससे रिएक्शन करेगा, जल से, क्या बनाया जाएगा, H2CO3 बनाता है, यानी कार्बनिक एसिड बनाता है। ठीक है, कौन सा बनाता है, कार्बनिक एसिड बना देगा, जिसके कारण सॉइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट क्या है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के कारण सॉइल कैसे हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज कौन करता है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज कौन करता है, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव होंगे, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अपना क्वेश्चन क्या था, कि अम्लीय मृदा प्राय किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है, तो किस जलवायु क्षेत्र में होती है, नम जलवायु क्षेत्र में। किस में होती है, नम जलवायु क्षेत्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्लीय मृदा का सुधार होता है। तो देखो अम्लीय मृदा का सुधार अपन किससे करते हैं, अम्लीय मृदा का सुधार किया जाता है चूना से, लाइम से। अम्लीय मृदा का सुधार किससे किया जाता है, लाइम से। एसिडिक सॉइल का रिक्लाइमेशन, एसिडिक सॉइल का क्या होता है, रिक्लाइमेशन, रिक्लाइमेशन, एसिडिक सॉइल का क्या, रिक्लाइमेशन, अम्लीय मृदा का सुधार। अब देखिए, आप बिना भुजा चूना यूज कर सकते हैं, बिना भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना, और बिना भुजा चूना क्विक लाइम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। बिना भुजा चूने का फॉर्मूला क्या है, CaO। ठीक है, उसके बाद देखिए सॉक्ड लाइम या हाइड्रेट लाइम, हाइड्रेट लाइम, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaOH ट्वाइस। देखो CaO को अपन इसमें किससे रिएक्शन करेगा, ये जल से करेगा, क्योंकि बुझा हुआ चूना कह सकते हैं। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, CaOH ट्वाइस बनाता। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर कैल्शियम कार्बोनेट,
ठीक है। और 4 नंबर डोलोमाइट, डोलोमाइट, और डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? CaMgCO3 ट्वाइस। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। क्वेश्चन ध्यान रखना कि अम्लीय मृदा का सुधार यानी एसिडिक सॉइल का रिक्लामेशन किससे होता है? तो लाइम से होता है। देखो ऐसे तो आंसर सही यही रहेगा। ठीक है, बाई चांस आपको ये भी पूछ सकते हैं कि डोलोमाइट का क्या फॉर्मूला होता है? तो CaMgCO3 ट्वाइस। अब आप कहोगे इसका रिक्लामेशन कैसे करते हैं? देखो, अगर बिना बुझा हुआ चूने से आप रिक्लामेशन कराओगे तो सॉइल कैसी है बताओ? एसिडिक है। अब एसिडिक सॉइल के अंदर कौन होता है? ऊपर क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कौन होगा? हाइड्रोजन। और जब ये रिएक्शन करेगा तो किससे करेगा? CaO से। किससे करेगा? CaO से। अब क्या बनाएगा? क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कौन आ गया बताओ? कैल्शियम। और इधर क्या निकल जाएगा? H2O। समझ में आ गया? क्या निकल जाएगा? H2O। उसी प्रकार अगर ये रिएक्शन करे बिना बुझा हुआ चूना के साथ करे रिएक्शन तो क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कौन है? हाइड्रोजन। और ये किससे रिएक्शन करेगा? CaOH ट्वाइस से। किससे करेगा? CaOH ट्वाइस से करेगा। तो क्या बनेगा? वापस क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कौन आ जाएगा? कैल्शियम। और इधर क्या निकल जाएगा? जल। ठीक है, आपको समझ में आ गया? उसके बाद CaCO3 से अगर रिएक्शन करते हैं, कैसे रिक्लामेशन कराते हैं, तो देखो क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कौन है? हाइड्रोजन, क्योंकि सॉइल एसिटिक है। और एसिटिक सॉइल का अपन क्या कर रहे हैं? रिक्लामेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिक्लामेशन। जब रिक्लामेशन करते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। और पॉजिटिव को क्या करता है? रिप्लेस करता है। पॉजिटिव को क्या करता है? रिप्लेस। जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये किसकी ओर जाएंगे? नेगेटिव। देखो आप इधर समझिए, देखो वापिस समझते, इधर अच्छे से समझते इसको। पहला अपन ने क्या लिखा? क्विक लाइन, बिना बुझा हुआ चूना। इसकी रिएक्शन देखो, अगर सॉइल कैसी है? एसिटिक है। कैसी है? ये देखो सॉइल एसिटिक है। इस क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कौन है? हाइड्रोजन। और इसने किससे रिएक्ट, अब रिक्लामेशन के लिए किसको यूज कर रहे हैं? CaO को। अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो इससे साथ रिएक्शन करेगा, पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा। ये पॉजिटिव कहाँ चले जाएंगे? इस नेगेटिव के साथ चले जाएंगे। तो इस क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कौन आगे बताओ? कैल्शियम। और इधर क्या निकल गया? जल। ये रिक्लामेशन का। ठीक है। दूसरा, अगर आप हाइड्रेट लाइम या सॉक्ड लाइम से रिएक्शन करवा रहे हो, बुझा हुआ चूना से करा रहे हो, ठीक है, तो देखो क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कौन है? हाइड्रोजन, क्योंकि सॉइल क्या है? एसिटिक। अब आप इससे रिएक्शन कराओगे CaOH ट्वाइस से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या आएगा? क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कौन आ जाएगा? कैल्शियम। और इधर क्या निकल जाएगा? जल के 2 अणु। आया समझ में? ठीक है। तीसरी स्टेप क्या थी? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब देखो क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कौन है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। और वो किससे रिएक्शन करवा रहे हैं अपन? CaCO3 से करवा रहे हैं। तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या करता है? ये, और ये पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा? नेगेटिव की ओर जाएगा। तो पॉजिटिव को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। और ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा? सीधा नेगेटिव की ओर जाएगा। तो किस क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कौन जाएगा? कैल्शियम। और इधर क्या निकल जाएगा? H2CO3 का क्या हो जाएगा? लेचिंग। ठीक है। 4 नंबर पॉइंट देखिए, डोलोमाइट CaMgCO3 ट्वाइस। देखो क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कौन है? हाइड्रोजन, क्योंकि सॉइल क्या है आपकी? एसिडिक। और उसका क्या कर रहे हैं अपन? रिक्लामेशन। किससे कर रहे हैं? कि डोलोमाइट से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? कि डोलोमाइट से कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। तो देखो इसको क्ले पार्टिकल्स, इस क्ले पार्टिकल्स के ऊपर एक जगह कौन आएगा? कैल्शियम। एक जगह कौन जाएगा? मैग्नीशियम। इधर क्या निकल जाएगा? H2CO3 का क्या हो जाएगा? लेचिंग। समझ में आ गया आपको? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा, देखो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है? जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaSO4, ठीक है, 2H2। ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। अब इस जिप्सम के अंदर कैल्शियम की जो मात्रा होती है ना, वो 29.2% क्या होता है? इसके अंदर कैल्शियम होता है। और 18.6% क्या होता है? इसके अंदर सल्फर। ठीक है। अब बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया, बोर्ड में यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान रखना कि जिप्सम के अंदर कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है और सल्फर की मात्रा कितनी होती है। ठीक है। अब जिप्सम का यूज कहां करते हैं? तो जिप्सम का यूज क्षारीय मृदा के सुधार के लिए किया जाता है। किसके लिए? क्षारीय मृदा के सुधार, यानी एल्कलाइन सॉइल के लिए। एल्कलाइन सॉइल के रिक्लामेशन के लिए किसका यूज करते हैं अपन? जिप्सम का। या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं?
सोडिक सॉइल, क्या बोलेंगे, सोडिक सॉइल, ध्यान रखना, ठीक है, ये नाम भी आ सकता है और या फिर आपके सोडिक सॉइल भी आ सकता है। तो जिप्सम का यूज किसके लिए, जिप्सम का यूज किसके लिए करते हैं, क्षारीय मृदा या फिर एल्कलाइन, इंग्लिश में इसको एल्कलाइन सॉइल बोलते हैं, एल्कलाइन सॉइल के रिक्लामेशन में किसका प्रयोग करते हैं अपन, जिप्सम का। तो समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन कि जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है, तो कितने परसेंट होती है, 29.2%, और सल्फर कितना होता है, 18.6%, ठीक है। देखो एक और चीज बता देता हूं आपको कि एल्कलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए अपन जिप्सम का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए इधर सेलाइन, सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल, लवणीय और क्षारीय मृदा, लवणीय और क्षारीय मृदा, इसके रिक्लेमेशन के लिए अपन किसका यूज करते हैं, एक तो जिप्सम का, इसके सुधार के लिए किसका यूज करते हैं, एक तो जिप्सम का करते हैं, दूसरा पाइराइट, और पाइराइट का फॉर्मूला क्या होता है, FeS2, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। और उसके बाद सल्फर का भी यूज करते हैं, है ना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनायन विनिमय क्षमता की इकाई और लिखिए। धनायन विनिमय क्षमता मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसकी यूनिट क्या है, CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमोल पर केजी, सेंटीमोल पर केजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ लिया था कि पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर लिखिए, तो ये क्वेश्चन हो गया था अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं अपन, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए, यानी सॉइल प्रोफाइल, किसकी बात कर रहे हैं, सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। अब देखो सॉइल प्रोफाइल को समझना है तो समझना है, देखो ये आपकी सॉइल प्रोफाइल है, उसके अंदर क्या होते हैं, होराइजन, संस्तर होते हैं, O होराइजन, A होराइजन, E होराइजन, B होराइजन और C होराइजन और R होराइजन होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होते हैं, होराइजन, होराइजन संस्तर, पहले ये समझना जरूरी है कि संस्तर किसको बोलते हैं, कि जो मृदा के अंदर, जो मृदा के अंदर हॉरिजेंटल होते हैं, कैसे होते हैं, हॉरिजेंटल, उसको तो अपन क्या बोलते हैं, होराइजन। और प्रोफाइल किसको बोलते हैं, कि मृदा को वर्टिकल कट करने के बाद, कैसे, मृदा को वर्टिकल कट करने के बाद जो अपन संस्तर अपन को दिखाई देते हैं, जैसे अपन नींव खोदते हैं ना, तो उसमें आपको अलग अलग प्रकार की मिट्टी लेयर दिखाई देती होगी, तो जो मृदा को हॉरिजेंटल, मृदा को वर्टिकल कट कैसे कट किया अपन ने, वर्टिकल कट करने के बाद जो अपन को क्या दिखाई दिए, होराइजन दिखाई दिए, उसको क्या बोलते हैं, मृदा प्रोफाइल, है ना, सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। अब देखो इन मृदा परिच्छेदिका को समझते हैं अपन कि O के होराइजन के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, ज्यादा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन, कैसा होता है, डार्क ब्राउन। ए होराइजन को क्या बोलते हैं अपन, टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन, क्या बोलते हैं, टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन, ठीक है। ई के अंदर क्या होता है, सिलिका, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट, ठीक है। और ये सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड यहां आके क्या हो जाते हैं, स्टोर, क्या हो जाते हैं, स्टोर, किसके, किस होराइजन के अंदर स्टोर होते हैं, बी होराइजन के अंदर, ठीक है। और सी के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम, ठीक है। और आर के अंदर क्या होती है, बेड रॉक्स, बेड रॉक्स, ठीक है। समझ में आ गया आपको सॉइल प्रोफाइल। अब देखिए ई से अपन एक डेफिनेशन याद करते हैं और इससे भी एक डेफिनेशन याद, ई का मतलब क्या होता है, इल्यूवेशन, इल्यूवेशन मतलब निक्षालन, वॉश आउट। तो देखो सिलिका, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या हो रहा है, वहां से वॉश आउट हो रहा है, क्या हो रहा है, वॉश आउट, उसको तो अपन क्या बोलेंगे, एलिवेशन, और इसको अपन क्या बोलेंगे, एलिवेशन, निक्षेपण,
वॉश इन, इसके अंदर क्या हो रहा है, सिलिका एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड आगे यहाँ आके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहे, क्या हो रहा है, स्टोर। तो ये सॉइल प्रोफाइल पूरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजोटोबैक्टर की दो प्रजातियां लिखिए, एजोटोबैक्टर की दो प्रजातियां लिखिए। तो एजोटोबैक्टर की दो प्रजातियां हैं, एक तो एजोटोबैक्टर इंडिकम और है एक है वेंजेटेरिकम, या एक और है प्रोकम, ठीक है, ये इसकी स्पेसीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा का कार्बन नत्रजन अनुपात होता है CN रेशियो, तो मृदा का CN रेशियो कितना होता है, मृदा का CN रेशियो कितना होता है, 10:1, कितना होगा, 10:1, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाइड्रोजन की कितनी नॉर्मलिटी 1% है तो उसका pH मान होगा। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की, अगर हाइड्रोजन क्या होता है, एसिटिक होता है, और एसिटिक की अगर नॉर्मलिटी कितनी है 1%, कितना, एक है, कितनी है, एक है, तो उसका pH वैल्यू क्या होगी। देखो जब हाइड्रोजन की एसिटिक नॉर्मलिटी कितनी है 1, कितनी है 1, तो उसका POH कितना होता है 14 होता है, कितना होता है 14। जब हाइड्रोजन की एसिडिक नॉर्मलिटी कितनी हो जाए 0.1, तब उसका कितना होगा POH 13 होगा, फिर 0.01 तब कितना होगा 12 होगा, फिर 0.0001 होगा, तब कितना होगा 11, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो अब इस क्वेश्चन को एक बार चेंज करते हैं अपन, कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की नॉर्मलिटी कितनी है 0.01 है, कितनी है 0.01, तो उसका pH मान कितना होगा। देखो अब आपको पता चल गया होगा 0.01 क्या है, ये रही, और इसकी POH कितना है 12। तो देखो फॉर्मूला होता है pH प्लस POH बराबर 40, ठीक है। अब POH कितना आ गया आपके 12 आ गया, तो pH प्लस 12 बराबर 40, तो pH बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 12, तो pH कितना हो गया 2। तो समझ में आ गया ना कि pH कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसका pH वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, जब हाइड्रोजन की एसिडिक नॉर्मलिटी कितनी है 0.01 है, तो उसका pH वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में उभय प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। उभय प्रतिरोध मतलब होता है सॉइल के अंदर बफरिंग कैपेसिटी, देखो बफर किसको बोलते हैं, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आप एसिड और बेस मिक्स करते हैं तो उसके pH वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। बट यहां बात कर रहे हैं अपन मृदा में, अगर pH चेंज नहीं होता है। अब मृदा में बफरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, जिसके अंदर अगर pH को चेंज करने के लिए आपको हाई अमाउंट में एसिड और बेस को क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉइल के अंदर बफरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ओके। देखो आपको एक टेबल समझा रहे हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में, जेट बोर्ड आप कोई भी एग्जाम दो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो सैलाइन सॉइल की EC हमेशा ज्यादा होती है, EC 4 से ज्यादा, ESP 15 से कम, 15% से कम होगी, और ये pH कितना होगा 8.5 से कम। एल्कलाइन सॉइल की क्या होगी, EC कम होती है, ESP 15 से ज्यादा होगी, और pH कितना होगा 8.5 से कम और 8.5 से ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल के अंदर सब चीजें क्या होगी, ज्यादा। 100% आपके जेट बोर्ड कोई भी एग्जाम दो, यहां से 100% क्वेश्चन बनेगा। बस माइंड में इतना सेट करना कि सैलाइन सॉइल की EC हमेशा ज्यादा रखना, बाकी दोनों चीजें क्या हो जाएगी कम, और एल्कलाइन सॉइल की EC क्या होगी कम, बाकी दोनों चीजें क्या हो जाएगी ज्यादा, और सैलाइन सॉइल की सब चीजें क्या होती है ज्यादा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, पूरी क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। धन्यवाद।